वेलकम फ्रेंड्स अग्रवाल पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल। तो आज हम पढ़ते हैं ट्यूबरक्लोसिस का थर्ड पार्ट। हमने सेकंड पार्ट पढ़ लिया था कल, जिसमें कि हमने बताया था कि इसकी डायग्नोस्ट क्या सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, और रिस्क क्या होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के रिस्क, जो कि हमें बताने थे कि रिस्क क्या होते थे, वो बता दिए हमने कल। अब हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे कि इसमें बताएंगे कि हम इसका पूरा कर देंगे आज। ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, वो होता तो कैसे कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, कि कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, कौन कौन से इसमें और कहाँ कहाँ ये टीबी ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड होगा, फैलता है किन किन ऑर्गन्स में और कैसे कैसे फैल सकता है। अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। इसमें देखते हैं हम ऑर्गन स्प्रेडिंग टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हमारा ऑर्गन्स में कैसे फैलता है। देखते हैं इसमें मेन क्या होता है। मेन चीज़ क्या होती है, ब्लड के थ्रू जो वो उसके जब सीवियर टाइप में जो हमारा इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, सीवियर बन जाता है एक तरीके से, सीवियर जैसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिसमें ऑर्गन जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ऑर्गन में सप्लाई कैसे होता है, फिर मल्टीप्लाई होकर वो ब्लड में स्प्रेड मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। वो बैक्टीरियाज होते हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होते हैं, जो कि ट्यूबरक्लोसिस कोज करते हैं, फैलाते हैं। इसमें स्टार्टिंग में क्या पढ़ेंगे हम, लिम्फ नोड क्या होंगे, जैसे लिम्फ नोड क्या होते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होते हैं लिम्फ नोड्स, जो का काम करते हैं। अब जब इनमें फैलेगा तो क्या होगा, जब ट्यूबरक्लोसिस में आएगा ब्लड की स्ट्रीम के थ्रू, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं उनके थ्रू आएगा। इसमें मेनली कहाँ पे होगा, जो जैसे यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस तो इनकी आर्म पिट, जो हमारी जैसे कि जिनकी हिंदी में जो बगल बोलते हैं हम, आर्म पिट, वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। उसमें लिम्फ नोड्स में क्या होगा, स्वेलिंग होगी, सूजन, देन इनलार्जमेंट होगी, जो लिम्फ नोड्स होंगे वो इनलार्ज हो जाएंगे, बड़े जाएंगे, और पेन होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेनफुल एक कंडीशन होगी, आर्मपिट में होगी। एंड सेकंड होगा एब्डोमेन जो हमारा एब्डोमेन एरिया तो होता है, जिसको हम जैसे हिंदी में पेट बोलते हैं, पेट, वहाँ पे एब्डोमेन में क्या होगा, पेन होगा और डाइजेशन होगा, एक तरीके से हमारा जो डाइजेशन होता है, जैसे कि फूड को पचना, वो अच्छे से पचेगा नहीं फूड, इसमें ये कंडीशन आएगी। एंड डायरिया, जिसको हम एक तरीके से बवासीर वगैरह भी बोल सकते हैं, डायरिया बोल सकते हैं, लूज मोशन बोलते हैं, जिसे डायरिया को हम लूज मोशन बोलते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, जो हमें भूख कब लगने लगेगी। फिर बोन्स में क्या होगा, बोन्स में स्वेलिंग आएगी और पेन होगा, जैसे बोलते हैं ना अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन तो होगी नहीं पर पेन होगा और स्वेलिंग आएगी, सूजन आएगी, वहाँ पे पेन होगा। और हार्ट में क्या होगा, हार्ट की जो लेयर्स होती है हमारी, जो जैसे कि फर्स्ट हार्ट की 3 लेयर होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। उन लेयर्स में क्या होगा, जैसे ITIs इन्फ्लामेशन हो जाएगी, सूजन, हीट, जो इन्फ्लामेशन के साइंस होते हैं वो, और लॉस ऑफ फंक्शन, वहाँ का फंक्शन भी लॉस होने लगेगा। एंजाइना क्या होता है, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन जो होता है हमारा एंजाइना, वो होगा। ब्रीथिंग इशूज़, जो ब्रीथिंग इशू होते हैं, जो जैसे हमारे जो सांस लेने में दिक्कत होती है वो आएंगी। और किडनी में क्या होगा कि किडनी में हमारे जैसे यूरिनेशन पेन, हमें यूरिन करते टाइम, पेशाब करते टाइम पेन होगा। देन इन्फेक्शन साइट पेन होगा, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, जैसे जहाँ पे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मल्टीप्लाई हुए हैं यूरिन ट्रैक सिस्टम में, वहाँ पे पेन होगा। एंड ITIs वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी होगी किडनी में, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ बैठा है, ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ जहाँ पे बैक्टीरियाज। ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन में मैन, अगर मान लीजिए अगर ब्रेन में अगर कोई भी बैक्टीरिया चल जाता है तो सबसे पहले वो क्या कोज करता है, मेनिंजाइटिस। अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस करता है वैसे तो, पर मेनिंजाइटिस कोज करता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, जो हमारी मेनिंजेस लेयर होती हैं, जैसे कि डूरामीटर, पियामीटर और डूरामीटर, एक्नोमीटर और पियामीटर, इनके ऊपर जो कवरिंग लेयर होती है जिन्हें मेनिंजिन बोलते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और जैसे कि हमें ऊपर से दिखने लगेगा, बाहर से हमारी इन्फ्लामेशन, सूजन हो रही है,
हेडेक होगा, हमारे सिर में दर्द होगा, नोजिया होगी, हमें हमारे जी में चला आएगा, एंड डायरिया, हमें हमें मतलब ड्रोजीनेस, मतलब एक तरीके से चक्कर भी आने लगेंगे, जैसे चक्कर आते हैं अचानक, रैंडमली गिरने लगते हैं हम कहीं पे भी, और कन्वल्जेंस आएंगे, सडनली कोई भी मूवमेंट हो, जैसे कि अचानक, जैसे बोलते हैं ना कोमा में से एक साथ उठ गया, ऐसे कुछ कंडीशंस होंगी, सडनली मतलब कोई मूवमेंट होगी, वो कन्वल्जेंस होते हैं। एंड स्किन में क्या होगा, स्किन में क्या होगा कि रेसेस जैसे एक तरीके से रैसेस होने लगेंगे यहाँ पे, जैसे पिंपल्स वगैरह दिखते हैं, या फिर कुछ जैसे जो कि फुंसी फोड़े वगैरह निकलने लगते हैं, ऐसे होने लगता है। लाइक स्किन अल्सर्स, स्किन में अल्सर्स भी बन सकते हैं। स्किन में अल्सर कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं, मतलब हमारी जो नीचे की स्किन होती है वो दिखने लगती है, मतलब लाइक लेयर्स होती हैं जो कि मेम्ब्रेन लेयर होती हैं। जैसे कि स्किन की लेयर कौन सी होती है, वो स्किन की लेयर 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंड बोल सकते हैं आप वो सबक्यूटेनियस भी बोल सकते हैं। एंड अब इस कंडीशन में मतलब होगा क्या, वैसे तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबर टीबी, मतलब जब ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाएगा हमारा ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब इसके बारे में हम मतलब इसके टेस्ट जो होते हैं उसको जानते हैं, उसके बाद हम इसकी ड्रग्स के बारे में देखेंगे, ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। अब हम इसका देखते हैं टेस्ट कौन कौन से इसके लिए परफॉर्म किए जाते हैं, इसको पहचानने के लिए कि हमारे टीबी हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस है हमारे। तो अब हम देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोस्ट, लाइक हम कैसे कैसे उनको पहचान सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को कैसे कैसे उस पर्सन के सामने जिसको जो इन्फेक्टेड है उसके सामने कैसे उसका पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट हम ला सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हो सकते हैं लाइक ट्यूबरक्लोसिस को, जो कि जल्दी से जल्दी और रिलाइजेबल, जो कि हमें जिन पे हम विश्वास करते हैं वो टेस्ट हम बताएंगे, वो कर सकते हैं हम उसके लिए। तो इसमें हम डायग्नोस्ट एवल्यूशन ऑफ टीबी, ट्यूबरक्लोसिस मतलब डायग्नोस्ट करेंगे और कैसे कैसे डायग्नोस्ट कर सकते हैं उसको बताएंगे। इसमें फर्स्ट टेस्ट होगा हमारा TSD, मतलब ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि लाइक हम जैसे क्या करते हैं कि स्किन में कुछ जैसे इंटरडर्मली कुछ प्रोटीन डाल देते हैं, जन वो बम्प करते हैं, जैसे कि वहाँ पे कुछ लाइक कोई बम, मतलब जैसे कि कोई फोड़ा फुंसी से उठ जाए थोड़ा सा, वो अगर ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बड़ा उठे तो उससे पता लगता है कि हमें ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं क्या होता है। और इसको टेस्ट को हम मेंटर टेस्ट बोल सकते हैं, या फिर प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट भी बोल सकते हैं, PPD टेस्ट बोल सकते हैं, या फिर TSD टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें 0.5 mg 4 आर्म मतलब जो हमारी ये होती है, ये वाली आर्म 4 आर्म, यहाँ पे हम इंटरडर्मली एक इंजेक्शन के थ्रू इस प्रोटीन को हम इंजेक्ट कर सकते हैं, इंजेक्ट लाइक वहाँ पे डाल सकते हैं उसको, इंटरडर्मल जो रूट होता है हमारा वहाँ पे। देन अगर इसमें हम और यहाँ पे जहाँ पे इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे एक ब्लैक कलर के मार्कर, या पे उसके वहाँ से मतलब किसी भी चीज़ से एक मार्क लगा देते हैं कि यहाँ पे इंजेक्ट हुआ है। देन क्यों लगाते हैं मार्क, देखते हैं मार्क क्यों लगाते हैं। मार्क लगा देते हैं, मार्क इंजेक्ट एरिया 48 to 72 आवर्स, मतलब इतने घंटे तक हम मार्क उसको लगे रहने देते हैं, उस मार्क को जो लगा हुआ है, मार्क निशान लगाया हुआ है, जो गोल सर्कुलेशन मोशन में जो चीरा लगा हुआ है एक तरीके से, उसको लगे रहने देते। उसके बाद 72 या फिर 48 घंटे के बाद उसको चेक करते हैं। अगर वहाँ पे बम्प बन रहा है, लाइक जैसे कि फुंसी सी उठ रही है, जैसे बम्प शोइंग एंड बम्प उठ रहा है, अगर वो बम्प एंड 5 mm अबव, अगर वो 5 mm से अबव है, मतलब 5 mm से ज़्यादा का है, बम्प उठ रहा है जैसे फोड़ा कुछ फुंसी सा, तो रिजल्ट एक तरीके से हम मान सकते हैं पॉजिटिव है। अगर 5 mm से वो ज़्यादा उठ रहा है तो उसका मतलब मान सकते हैं कि वो ट्यूबरक्लोसिस जो हमारा TB है वो हमारा ज़्यादा ही सीवियर हो चुका है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, मतलब ज़्यादा ही वो मल्टीप्लाई हो चुका है ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरियाज। एंड साइज इंक्रीज होगा, TB की स्टेज पता लग जाएगी हमें उससे थोड़ी सी। अगर वो कम है बम्प, तो इससे हम मान भी सकते हैं कि नॉर्मल कुछ और भी चीज़ हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो सकता है, मतलब ये बताता है। सेकंड टेस्ट कौन सा होगा हमारा, चेस्ट एक्सरे ये होंगे। इसमें
क्या करेंगे, अब चाहे अब एक्सरे होंगे तो नॉर्मली वो तो पता लग जाएगा कि कैविटी बनी हुई है, कैविटी बनेंगी तो लंग्स जो एक्सरे में आ ही जाएगा कि वहाँ पे लंग्स को हम फाइंडिंग कर रहे हैं, उसके शो दिख रहे हैं, शो कर रहे हैं लंग्स को, तो वहाँ पे वो एक्सरे में होल्स दिखे जाएंगे, एक तरीके से होल्स जो होंगे हमारे लंग्स में वो दिख जाएंगे, कैविटीज दिख रही हैं वहाँ पे जो बन रही हैं। इसके बाद हम करते हैं थर्ड टेस्ट हमारा होता है, थर्ड टेस्ट होता है हमारा स्पूटम टेस्ट। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, लाइक जो हमारा जैसे म्यूकस निकल रहा है, सलाइव मतलब बॉडी से कफिंग के साथ ब्लड निकल रहा है, म्यूकस में निकलता है, म्यूकस निकल रहा है, तो उस म्यूकस को हम मतलब टेस्ट करेंगे। और ये टेस्ट क्या होता है, रिलाइजेबल टेस्ट होता है, मतलब एक तरीके से ये टेस्ट इसकी जो रिपोर्ट होती है वो तो लेट आती है, पर रिजल्ट जो होता है वो उसका रिलाइजेबल होता है, मतलब विश्वास कर सकते हो उस पर, बिल्कुल पॉजिटिव आ सकता है। 99% ये पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव नहीं, रिलाइजेबल होता है, मतलब विश्वास कर सकते हो उस पर। एंड इसमें इस टेस्ट को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो फर्स्ट इसका टेस्ट होगा, जो फर्स्ट कौन सा नाम होगा, मतलब कैसे, दो तरीके से दो मेथड में होता है ये टेस्ट। फर्स्ट होता है इसका एसिड फास्ट बेसिलाइज, मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें हम एसिड फास्ट स्टेन का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा बहुत। अगर हम वैसे टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, पर माइक्रोबायोलॉजी में जो स्टेन आपने पढ़ी होंगी तो उसमें, या फिर आपने लैब टेक्नीशियन हो तो आपको पता होगा स्टेन के बारे में, क्या होती हैं स्टेन, जिनको हम मतलब लैब जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसके थ्रू जब स्टेन को रख के उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि वहाँ पे एंटीबॉडीज़ वगैरह WBC या फिर कोई भी रिजल्ट हो CBC का, देन उसमें देखते हैं हम CBC के टेस्ट वगैरह में। तो इसमें हम एसिड फास्ट स्टेन का यूज़ करेंगे। स्टेन हमारी बहुत टाइप्स की स्टेन होती है, जैसे ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ऐसे स्टेन होती हैं। ऐसे भी एसिड फास्ट स्टेन्स भी होती हैं, जैसे बैक्टीरिया भी होते हैं ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। देन इसका जो रिजल्ट होगा स्टेन का, जब इससे करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1 से 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट वैसे रिलाइजेबल होगा, हमें बताया तो रिलाइजेबल है। इसका सेकंड क्या होगा, एसिड फास्ट बेसिलाइज कल्चर। हम जब कभी उसका कल्चर करते हैं, उस कल्चर में क्या देखते हैं कि हम उस बैक्टीरिया को देखते हैं कि वो कौन से स्टेज पे है, मतलब कौन सा वो रेस्टिंग स्टेज पे है या फिर कौन से स्टेज पे चल रहा है, मतलब लाइक एक्टिव है या फिर डीएक्टिवेट है, मतलब जैसे मतलब स्टॉप है एक तरीके से, या फिर स्टार्ट कर रहा है अपने वर्क को, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, इसमें देखते हैं। और इसका रिजल्ट क्या आता है, 6 से 8 आवर 6 वीक्स में, मतलब हफ्ते में 6 से 8 हफ्ते में आता है, मतलब इसका टाइम ज़्यादा लग जाता है वैसे। मतलब मेनली इनको देखते हैं हम, और थोड़ा सा इनके डायग्नोस्ट और होते हैं, उनको देखते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं थोड़ा फ्रेंड गाइस सॉरी एडजस्ट कर लेना आप, बोर्ड में थोड़ा छोटा है इसलिए हम बार बार दिखाना पड़ रहा है हमको, ठीक है। तो इसका देखते हैं दोबारा से, इसका और क्या क्या होते हैं। और कि लाइक जो स्पूटम टेस्टिंग था वो 2 टाइप में डिवाइड था। हमने फर्स्ट टाइप तो उसका देख लिया था डिटेल में, अब सेकंड टाइप उसका हम देखते हैं डिटेल में कैसा होता है। लाइक इसमें क्या होता है कि एसिड फास्ट बेसिलाइज कल्चर, मतलब इसमें हम जो उसका कल्चर करते हैं, कल्चर बोलते हैं। ये कल्चर क्या होता है, कल्चर में हमें ये पता लग जाता है कि हमें एंटीबॉडी या मतलब कैसे हम उस पर इम्पैक्ट डाल सकती है, बैक्टीरिया से लाइक फाइट कर सकती है, नहीं कर सकती, या फिर बैक्टीरिया कौन सी स्टेज पे, कौन सी फॉर्म में, मतलब जैसे कि बैक्टीरिया एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, ऐसा हो सकता है। या फिर मान लो कि हमारी जो एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होंगी वो लाइक उस पर इम्पैक्ट करेंगी, असर डालेंगी नहीं डालेंगी, हमें ट्यूबरक्लोसिस से हमें बचाएंगी नहीं बचाएंगी, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। और लाइक रिजल्ट कैसा होगा, मतलब अब इसको देखते हैं, हमें देखते हैं एसिड फास्ट बेसिलाइज कल्चर बैक्टीरिया फ्रॉम इनएक्टिव या फिर एक्टिव, मतलब क्या होगा कि बैक्टीरिया कल्चर में हम फॉर्म उसकी बैक्टीरिया की फॉर्म को देखेंगे, वो एक्टिव है या फिर इनएक्टिव, मतलब वो इस तरीके से वर्क कर रहा है या फिर माइक्रोफेजेस में उसके अंदर ही इनगल्फ हुआ पड़ा है। या फिर लाइक उसमें देखेंगे एंटीबायोटिक्स उस पर इम्पैक्ट डाल सकती है नहीं डाल सकती, मतलब लाइक वो अगर एक्टिव है तो उसके लिए हमें हैवी डोज एंटीबायोटिक देनी पड़ेंगी, अगर वो इनएक्टिव है तो उसके लिए हमें लो कुछ, मतलब नॉर्मली जो एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं जो कि इन्फेक्शन को हटाने के लिए फिर बैक्टीरिया को किल करने के लिए वो देनी पड़ेंगी। अब इसका रिजल्ट क्या था, मतलब इसका रिजल्ट जो एक तरीके से रिलाइजेबल होता है, मतलब इस रिजल्ट पे हम विश्वास कर सकते हैं। वो रिजल्ट मतलब कैसा, कितने दिनों में आ जाएगा, मतलब कितने वीक्स में आएगा, दिन में नहीं आएगा। वीक्स क्या होंगे इसके, 6 to 8 वीक्स, मतलब 6 से 8 महीने में
मतलब 6 से 8 हफ्ते में आएगा। अब जो सप्ताह होते हैं, जो सप्ताह होते हैं वगैरह, उनमें आएगा। देन सेकंड टेस्ट कौन सा होगा हमारा, क्वांटिटी फेरोन टीबी गोल्ड टेस्ट। मतलब एक ये ब्लड टेस्ट होता है, लाइक उसमें सैंपल लेते हैं हम वेन से, जो भी है हमारा वेन से सैंपल लेते हैं। देन उसमें ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं जैसे कि ब्लड के बारे में, उसमें ब्लड का स्टडी करते हैं, जैसे कि हेमाटोलॉजी की स्टडी करते हैं उसके बारे में, मतलब हेमाटोलॉजी की स्टडी करते हैं उसमें कि इस ब्लड में क्या क्या मतलब क्या क्या मिक्स है, कौन सा बैक्टीरिया है, इनएक्टिव फॉर्म में या फिर एक्टिव फॉर्म में है, मतलब। और ये लाइकली मोस्टली लाइक ब्लड टेस्ट होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं हम, और उसके बाद हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कैसे कैसे ये वर्क। बस पैथोफिजियोलॉजी मैंने बता दी है, सेकंड पार्ट में बताइए, फर्स्ट पार्ट में बताइए, पर इसकी एक बार डिटेल में और पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। अब इसके बाद इसके पहले तो ट्रीटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि टीबी का ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट मतलब लाइक इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हमने सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट सब में बता रखा है, पर इसमें बता देते हैं क्या होता है। इसका ट्रीटमेंट 6 से 9 मंथ का होता है, जिसमें हमें पूरा कोर्स करना पड़ता है। इसमें मेडिसिन दी जाती है हमें पेशेंट्स को, मतलब एंटीबायोटिक मेडिसिन है या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं। इसमें कुछ मतलब जो ट्रीटमेंट होता है वो जैसे फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होता है या फिर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद सेकंड लाइन ट्रीटमेंट देखेंगे, उसके बाद इसके वैक्सीन भी देख सकते हैं हम। इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में क्या देखेंगे हम, इसमें ड्रग्स देखेंगे, ड्रग्स का नाम देखेंगे, ड्रग्स कितनी हम डोज देंगे उसको देखेंगे, और मैक्सिमम कितनी डोज उसकी होनी चाहिए, और उसकी मतलब उससे साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे पेशेंट्स को, वो देखेंगे। तो इसमें हमारी फर्स्ट ड्रग कौन सी होगी, आइसोनाइज्ड। इसको हम आइसोनाइज्ड जो ड्रग होगी हमारी फर्स्ट ड्रग होगी, इसको हम मतलब एच से आइडेंटिफाई करेंगे, एक तरीके से सैम्पल मान लो इसका, उससे आइडेंटिफाई करेंगे। इसको हम 5 mg पर kg देंगे, मतलब 5 mg देंगे, और पर्सन के वेट के अकॉर्डिंग इसको देंगे। मतलब जो मान लो अगर लाइक उसका वेट 4 किलो है, तो उसको हम 5 के डिवाइड करके उसको हम 20 mg मतलब 20 mg पर kg मतलब 20 mg देंगे। मैक्सिमम इसकी डोज, वैसे तो मैक्सिमम इसकी डोज जो मतलब 300 mg होगी। और इससे सिम्टम्स मतलब इससे साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे हमारे, जैसे लाइक हेपेटाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, मतलब लीवर में इन्फ्लामेशन कब होती है, लीवर इन्फेक्शन कब होते हैं, जैसे कि लाइक ज़्यादा एल्कोहल्स लेने से या फिर कुछ अदर इन्फेक्शंस होते हैं रीजन से। मेरे को इतना पता नहीं है, पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। ऐसा होता है लाइक जैसा ज़्यादा एल्कोहल, हैवी एल्कोहल्स वगैरह लेने से, या फिर हमारी जो सेल्स जो होती हैं लीवर की वो डैमेज होने से, या फिर लीवर में कुछ और इंजरी वगैरह बाहर से, या फिर कैंसर, ट्यूमर, या फिर ये चीज़ें होने से, ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर कुछ अदर कोई ग्रोथ होने से वहाँ पे होगा, या फिर उसमें और अदर क्या होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मतलब लाइक इसमें एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, जो जैसे कि उसमें क्या होगी, जो हमारी नर्व होती हैं लेग और आर्म की, यहाँ पे जितनी भी मतलब जो नर्व होगी जहाँ से जुड़ी होंगी, उन नर्व में क्या होगा, उन नर्व में नमिंग आ जाएगी, एक तरीके से वो नर्व नमिंग हो जाएगी, जैसे नम हो जाती है बिल्कुल। जैसे बोलते हैं कि हमारे कि वो जैसे हम बिल्कुल शांत हो गए और हमारी नर्व बिल्कुल काम नहीं कर रही, जैसे हाथ ऐसा कैसा रह जाएगा बिल्कुल ऐसे, जैसे बोलते हैं कि लाइक पैरालाइज वगैरह भी बोल सकते हैं, कुछ पैरालाइज नहीं बोल सकते, मतलब पैरालाइज हो सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं न्यूरोपैथी। सेकंड ड्रग क्या होगी इसमें, रिफामिपिन इसकी सेकंड ड्रग होगी। इसको हम आर से आइडेंटिफाई करेंगे, लाइक इसका आर से सैम्पल होगा। देन इस ड्रग को हम कितना देंगे, 10 mg पर kg। इसको मतलब हम 10 mg पर kg देंगे, मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग देंगे, वेट के अकॉर्डिंग। और मैक्सिमम इसकी डोज होगी 600 mg, मतलब 600 mg इसकी ड्रग होगी। अगर इसको देते हैं, मतलब साइड मान लीजिए आपको जो वैसे साइड इफेक्ट बता देता हूँ कब हो सकते हैं साइड इफेक्ट पेशेंट को, लाइक जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम ज़्यादा ही वीक हो, बॉडी जब किसी ड्रग को झेल नहीं पाए, लाइक टॉलरेट नहीं कर पाए, तब साइड इफेक्ट्स होते हैं। वैसे वरना साइड इफेक्ट नहीं होते, जब ज़्यादा पेशेंट की बॉडी वीक होती है तब साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं, टॉक्सिसिटी क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। लाइक इसमें सेकंड ड्रग हमारी रिफामिपिन देंगे। उसके बाद क्या होगा, क्या हो सकता है अगर इम्यूनिटी वीक हो तो, जैसे किडनी टॉक्सिसिटी बन सकती है, लाइक हमारी किडनी में
इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ये ड्रग होगी जो इरिटेशन कॉज करेगी, लाइक ये जल्दी से मतलब जैसे डिजोल्व भी नहीं होगी और किडनी में फिल्टर आउट होने में दिक्कत लगाएगी, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इशूज़ क्रिएट करेगी, जिस वजह से किडनी में फेलियर कंडीशन भी हो सकती है या फिर टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी। अब इसकी थर्ड ड्रग क्या होगी, प्रामिजाइड, मतलब प्रामिजाइड इसकी ड्रग होगी थर्ड। ये जेड मतलब इसको जेड फॉर जेबरा, इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे इसका सैंपल मान के। एंड ये ड्रग कितना देंगे, मतलब इसको 25 mg पर kg, मतलब पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग देंगे इसको हम। इसमें ड्रग अगर देने से क्या होगा, इससे हाइपर यूरीमिया कंडीशन आएगी। हाइपर यूरीमिया कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें यूरीमिया कंडीशन क्या होती है, अब आपको भी बता दूँ पहले। यूरीमिया कंडीशन वो होती है जब हम कब किडनी पर फेलियर कंडीशन हो जाए, या फिर किडनी अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना बंद कर दे, ब्लड को फिल्टर आउट करना बंद कर दे, जिस वजह से क्या होगा कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो वो ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से यूरीमिया कंडीशन आ सकती है। अब हाइपर यूरीमिया मतलब, हाइपर का मतलब हाई और यूरीमिया का मतलब ज़्यादा, मतलब वेस्ट, मतलब यूरिन जो एसिड है उसका वेस्ट ज़्यादा बन जाएगा बॉडी में। लाइक अब इसमें हमारी चौथी ड्रग क्या कौन सी होगी, इथाम्बुटोल। इसको हम ई से आइडेंटिफाई करेंगे या फिर सैंपल होगा, देन इसको कितना देंगे हम 15 mg पर kg इसको देंगे पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग, उसके वजन के अकॉर्डिंग। देन इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ऑप्टिक न्यूरोटाइटिस, मतलब लाइक जो ऑप्टिक नर्व होती है जो कि आई को ब्लड सप्लाई, मतलब वो आई की जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जाती है ब्रेन तक, उसको उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी उस नर्व में। अब इसको हम जो 5 ड्रग होगी हमारी वो होगी स्टेप्टोमाइसिन। ये लाइक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जो मतलब जो भी माइसिन सिन जिसपे CIN लिखा आएगा वो एंटीबायोटिक, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं इस सिंबल से। देन इसको हम एस से आइडेंटिफाई करेंगे इस सिंबल मान के एंड इसको कितना दे सकते हैं 15 to 20 mg पर kg पेशेंट अकॉर्डिंग वेट, मतलब इतना दे सकते हैं इसको। और इसमें एक क्या क्रिएट करेगी, अगर साइड इफेक्ट इसका होगा तो क्या क्रिएट करेगी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, मतलब नेफ्रोटॉक्सिसिटी। लाइक नेफ्रो को किसी को बोलते हैं, मेडिकल टर्म में नेफ्रो को हम आइडेंटिफाई करते हैं किडनी से, किडनी को बोलेंगे। एंड अब इसकी सेकंड, अगर इनसे भी ठीक ना हो पेशेंट तो हम इसको इन ड्रग्स को यूज़ करेंगे, फिर सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होगा। इनको तो यूज़ करेंगे साथ में, फिर इनको भी यूज़ करेंगे। इसमें हमारी फर्स्ट ड्रग कौन सी होगी, कैप्सोमाइसिन, मतलब कैपियोमाइसिन ये ड्रग होगी। इसके बाद कैल्सियोसोन, मतलब ये ड्रग होगी। फिर एमिकोसिन होगी। फिर इसके बाद मैक्रोलीड्स होगी। और फिर इसके बाद लीवोफ्रोमोलोक्सिन होगी। ये तो ड्रग होगी हमारी। अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसकी हम वैक्सीन बताते हैं। वैक्सीन कौन सी होगी, इसकी BCG वैक्सीन होगी, जो कि बेसिलाई, इसको क्या बोलते हैं, बेसिलाई कालमेटेट गैविन, मतलब इस वैक्सीन का नाम होता है पूरा। वैसे तो इसको BCG वैक्सीन बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती है। एंड ये जो वैक्सीन होती है एक तरीके से ये 100% इफेक्टिव नहीं होती, मतलब इसमें ड्रग देनी पड़ती है। ये जो वैक्सीन होती है, वैसे जो ये वैक्सीन प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट थ्रू, आप प्राइवेट भी लगवा सकते हो। अगर आप फोटो खींचना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे द्वारा ले सकते हो। देन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। अब इसके बाद हम इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस की। ट्रीटमेंट इसका देख लिया हम, जो 6 से 9 मंथ का था। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, कैसे कैसे वो बैक्टीरिया जाएगा और वो कॉज करेगा ट्यूबरक्लोसिस को। वैसे तो हमने देख रखी है पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में, पर इसकी थोड़ा सा और देख लेते हैं हम अच्छे से कैसा होती है। अब हम देखेंगे, ट्रीटमेंट हमने देख लिया था। अब इसकी जो ट्यूबरक्लोसिस, जो TB की पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, मतलब कैसे कैसे जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई रोड शेप का जो बैक्टीरिया होता है वो कैसे कैसे फैलता है, मतलब कैसे कैसे जाता है अंदर। हम देखते हैं इटियोलॉजिकल का मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया किसी भी फेस में या फिर किसी भी तरीके से बॉडी में गया, कैसे गया, लाइक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर कांटेक्ट में आने से, या फिर लिविंग अगर ज़्यादा घर में मतलब लोगों के साथ रहने से, या फिर अदर कंट्री में ट्रिप करके आने से जहाँ पे बैक्टीरिया
था या फिर है, या फिर अदर जो एनीवन जो भी पर्सन होगा जिसके जो इन्फेक्टेड है ट्यूबरक्लोसिस से, उससे वो क्लोज कांटेक्ट में रहा है, तो वो बैक्टीरिया पहले इटोलॉजी मतलब इटोलॉजिकल होगा, लाइक ऐसा होगा, इस फॉर्म को कहेंगे इटोलॉजिकल। देन वो फॉर्म में अगर बॉडी में जाएगा एल्वोलाई में जाके लंग्स के एल्वोलाई में, वहाँ पे वो एल्वोलाई डिपॉजिट मतलब एल्वोलाइज में डिपॉजिट हो जाएगा, एक तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा। उसके बाद ट्रैप हो जाएगा, वहाँ पे ट्रैप होने के बाद वो वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेगा, इम्यून सेल्स को एक तरीके से स्टिमुलेट करेगा, बढ़ावा देगा कि आप आ जाओ यहाँ पे, अब बैक्टीरिया में आ चुका हूँ, कि आप आओ यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और आप किल करो यहाँ पे। उसके बाद मैक्रोफेजेस आएंगे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय मैनी बैक्टीरिया एंड नॉर्मल टिश्यूज़। जो मैक्रोफेजेस होंगे वो क्या करेंगे, वो नॉर्मल टिश्यूज़ को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, कुछ हमारे बॉडी के लोकल टिश्यूज़ होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करेंगे, ख़त्म करेंगे, और इनको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, जो मैक्रोफेजेस आएंगे और मैक्रोफेजेस आएंगे वो बैक्टीरिया या फिर अदर उनको एंगल्फ करेंगे, खा लेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनके सेल वॉल को ब्रेक डाउन करके अंदर ले जाके। उसके बाद फिर उसके बाद डेड बेसिलाइज रोड से पे जो बैक्टीरिया होंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करने वाले, वो और मासेस जो उसके सराउंडिंग, जो मैक्रोफेजेस के सराउंडिंग वो रहेंगे, जो मरे हुए डेड हो जाएंगे, उनके बाद डेड होकर वो वहाँ रहेंगे, उसके सराउंडिंग मैक्रोफेजेस जो होंगे हमारे उनके सराउंडिंग। एंड एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, गैनिनोस ट्यूबल स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद नेक्रोटिक डीजनरेशन होगा, मतलब लोकल टिश्यू भी जो सेल्स होंगे वो भी डेड हो जाएंगी, वो जो कि हमने देखा था। उसके बाद वहाँ पे डेड होंगी तो एक तरीके से होल बन जाएंगे, जो यहाँ की लोकल सेल्स जो डैमेज हुई तो यहाँ का जो होल बन जाएगा, यहाँ की सेल्स हुई। इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के बना के भी देखेंगे, अभी तो फिलहाल वैसे समझा रहा हूँ तुमको। मतलब आपको इसमें कैविटीज़ फॉर्मेशन हो जाएंगे और उसमें फ्लूइड भी फिल हो जाएगा, और ये स्टेज होगी, मतलब ये बताएगी कि हमें ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। अब इसका हम डायग्राम बना के देखते हैं, डायग्राम में कैसे। तो अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इसका डायग्राम बनाया था हमने। अब पहले तो मतलब इसकी जो थ्योरी टाइप में हमने देखा था लिख के, मतलब इटियोलॉजी क्या होती है इसकी और कैसे कैसे वर्क करता है बैक्टीरिया अंदर जाके बॉडी के अंदर। अब इसका डायग्राम देखते हैं। देन यहाँ से पहले तो हमारा बैक्टीरिया आएगा नोज के थ्रू, नोस्ट्रिल्स होंगे हमारे, जो 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं ये वाले, इनके थ्रू आएगा। देन इसके बाद बैक्टीरिया ट्रैकिया में आएगा, ट्रैकिया में यहाँ से जाएगा होता हुआ, ट्रैकिया से आता हुआ फिर यहाँ पे हमारा ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। देन वो ब्रोंकाई में डिवाइड होके बैक्टीरिया जाएगा। वो बैक्टीरिया एक होगा वैसे तो, वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, मतलब जाके वो फिर अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, देन क्या होगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है तो वो जल्दी से अपना जो सिम्टम्स है रिस्पॉन्स शो करने लगेगा, जिसकी वजह से मतलब जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं बॉडी की, वो फाइट नहीं कर पाएंगे उसके साथ। इसलिए वो इस रिस्पॉन्स होता है, जो उसके सिम्टम्स होते हैं लाइक कफिंग खांसी आना, खांसी के साथ ब्लड वगैरह आना, म्यूकस निकलना, ये सब चीज़ें होने लगेंगी। देन उसके बाद इसके बाद ये यहाँ पे अगर ये जाएगा तो बैक्टीरिया आने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ब्रोंकोल्स होंगे, देन ये एल्वोलाई होंगे हमारे, यहाँ पे आएंगे। एल्वोलाई के आने के बाद बैक्टीरिया यहाँ एल्वोलाई में ट्रैप हो जाएगा। यहाँ से आने के बाद ट्रैप मतलब एक तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पे और वहीं पे रुक जाएगा वो। वहीं पे रुकने के बाद वो क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम फिर स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट मतलब एक तरीके से उसको बढ़ावा मिलेगा कि बैक्टीरिया बोलेगा, उसको चैलेंज देगा कि आप यहाँ पे आओ और देन मेरे से फाइट करो। बैक्टीरिया फिर यहाँ से वो जो सराउंडिंग हमारे माइक्रोफेजेस होते हैं, लाइक जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है या फिर लिम्फ नोड होती है हमारी बॉडी में, मतलब एक तरीके से जाल नेटवर्क होता है बॉडी में जो कि हर जगह होता है। फिर यहाँ से वो जो लिम्फ नोड वाले आर्मपिट वाले जो बैक्टीरिया होंगे, जो कि बगल वाले बैक्टीरिया माइक्रोफेजेस होते हैं, वो आएंगे। देन इसको एंगल्फ कर लेंगे, एक तरीके से खा लेंगे। खाने के बाद क्या होगा कि यहाँ से खाने के बाद वो एंगल्फ करके कुछ बैक्टीरिया को, मैनी बैक्टीरिया को तोड़ देंगे। देन तोड़ने के बाद मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म करने के बाद क्या होगा कि फिर वो कुछ बैक्टीरिया बच जाएंगे या फिर कुछ बैक्टीरिया ख़त्म करते टाइम यहाँ पे कुछ
जैसे कि जो मैक्रोफेजेस होंगे वो हमारी बॉडी की लोकल टिश्यू सेल्स को भी डैमेज करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। देन वो कैविटीज़ बना देंगे एक तरीके से, यहाँ पे ऐसे होल बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे। जैसे होल बनेंगे तो क्या होगा कि यहाँ की जो जो कैपिलरीज होती हैं, आर्टरी वेन होगी, वो वेप्चर हो जाएंगे, एक तरीके से फट जाएंगे। फटने से क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड निकलने लगा, फिर ब्लड ऐसे कफिंग के साथ आ सकता है, यहाँ से नोज से निकल सकता है। देन अगर आपको ये एसेस लेना है, स्क्रीन शॉट लेना है, तो आप ले सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप, वेट कर सकता हूँ मैं। तो आपने, उम्मीद है तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका मतलब हमने जो भी इसका ट्रीटमेंट था सारा कुछ बता दिया। अब इसका मतलब, तो सो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।